Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Rabira Babar here and I am here with another podcast of People's Post by Fifth Pillar Group और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो होगा जर्नलिज्म एंड हाउ जर्नलिस्ट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर आवर इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो आज जो हमारे साथ जर्नलिस्ट मौजूद हैं उनसे हमारी यही कॉन्वर्सेशन रहेगी। तो आइए चलिए आपको पहले उनसे मिलवाती हूँ। हमारे साथ फरूख शहबाज मौजूद हैं, जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने You're welcome and it is a pleasure having you. सबसे पहले तो being a journalist मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? How did you started off with that? हाँ, ये तो काफ़ी लंबा है सीन। अच्छा, इसमें ये है कि मैं पढ़ रहा था और पढ़ने के दौरान ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था और मैं बच्चों के रसाइल से मैंने शुरू किया था, यानी बच्चों के लिए कहानियाँ वगैरह, तालीम और तरबियत, पैगाम और इस तरह से मुख्तलिफ डाइजेस्ट वगैरह में। वहाँ से फिर सिलसिला चलते चलते अखबारात में लिखना शुरू किया। अखबार में इस वक्त तो पता नहीं वो रवाज रहा है कि नहीं, एक आती थी एडिटर की डाक, तो वो उसमें मेरा छपना शुरू हुआ, फिर कॉलम और फिर फीचर और इस तरह से लिखते लिखाते मैं एक लंबे अरसे तक तो सोचता रहा कि स्क्रीन पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या मैं डर का एक शिकार रहा कि पता नहीं स्क्रीन पे जो लोग आते हैं वो को होता है। हाँ कि पता नहीं, या पहल तो ये भी था कि जिन लोगों के पास हम बैठते थे तो ऐसे लगता था जैसे स्क्रीन वाले जो हैं ये ज़रा डिफरेंट लोग हैं, राइटर ज़रा बेहतर होते हैं, या स्क्रीन पे आना कोई बहुत अच्छी बात नहीं। लेकिन फिर मेरा ये बदला सोचने का ज़ाविया और मैंने डिजिटल मीडिया से ज़्यादा मुझे नाम और मुकाम मिला। मैं पहले एक टीवी चैनल में बैकएंड पे काम करता रहा, वहाँ पे शोज़ की जो रिसर्च और प्रोडक्शन है उस हवाले से। फिर अपना शो करने का मौका मिला 2018 के इलेक्शन आसपास से, तो वो जो सर्विस वाला शो है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट आ चुकी थी। उसके बाद फिर मैं डिजिटल मीडिया उर्दू पॉइंट है उसके ऊपर काम किया तकरीबन 4 साल 4.5 साल। और अब मैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल एक न्यूज़, वहाँ पे अपना करंट अफेयर्स पे शो कर रहा हूँ अपना, साथ में अपना पॉडकास्ट वगैरह भी करता हूँ। तो ये सिलसिला ऐसे ही, यानी अब कई साल हैं इसमें जो हमने बड़ी मुख्तसर ऐसी जगह जहाँ पर आप आ तो जाते हैं लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ही है। एक तो ऐसे ही भी है, दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं पता लोग हादसाती तौर पे आते होंगे शायद यहाँ पे। मैं तो सोच समझ के भी आया हूँ, हादसात भी हैं, मतलब दोनों चीज़ें मिक्स हैं। लेकिन मैं यही मेरा काम है और मैं सुबह जब उठता हूँ या रात को जब सोने से पहले तो मैं यही चीज़ें देख रहा होता हूँ कि खबर क्या है, आज क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है, सियासत में क्या चल रहा है। मतलब आपका प्रोफेशन और पैशन दोनों सेम है, ऐसे ही है। अच्छा, हमने एक फर्क देखा, टाइम अखबार डिक्लाइन की तरफ आया, उसके बाद अभी जैसे टीवी जो है वो डिक्लाइन की तरफ, मेन स्ट्रीम मीडिया डिक्लाइन की तरफ है, सोशल मीडिया आजकल फुल इन है। लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि हर चीज़ एक टाइम के बाद अपना टाइम पूरा करके जाती जा रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ इस सारी बात से, यानी मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने कहा अखबार से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, रेडियो। तो लोग कहते हैं अखबार भी ख़त्म हो जाएगा, लोग कहते हैं कि फिर टीवी भी ख़त्म हो जाएगा, फिर सोशल मीडिया रहेगा। मुझे ये लगता है कि ये सारे कहीं ना कहीं अपनी इनकी शेप आगे पीछे रहती है। मिसाल के तौर पे, क्या आज रेडियो चैनल मौजूद नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, सब जगह पर मौजूद हैं। आप जब भी अपनी गाड़ी में जाती हैं, ट्रैवलिंग करती हैं, तो आप लगाती हैं तो वो बाकायदा आरजे लगे हुए हैं जनाब, पूरा। और सबसे ज़्यादा रिसर्च है, सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और फिर वहाँ पे इतने मैसेजेस आ रहे हैं लोगों का। आज भी है, कई नाम ऐसे हैं जो अब साहिर लोधी हैं, वो टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, वो रेडियो पे भी प्रोग्राम करते हैं साथ, यानी स्टार्ट तो हुए थे, रेडियो पे भी प्रोग्राम करते हैं, आज भी करते हैं। इस तरह मैं कई लोगों को जानता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि शेप थोड़ी बहुत चेंज हुई। इसी तरह अखबार है, अखबार का कागज़ इस वक्त बहुत महंगा है, ये बाहर से आता है, लेकिन अखबार मौजूद रहेगा। फिर भी इसकी अहमियत कम हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, चंद अखबार रह जाएं, ये हो सकता है। टीवी भी इसी तरह मौजूद रहेगा। अब आपने कहा सोशल मीडिया के बाद व्हाट नेक्स्ट, तो सोशल मीडिया भी अपनी शक्ल चेंज करेगा। मिसाल के तौर पे आज शायद हम 15-20 मिनट का इंटरव्यू कर रहे हैं, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हमके 5 मिनट का इंटरव्यू और सिर्फ उसमें रैपिड फायर हो। हाँ जी, बस उसमें ये हो, इसकी इस तरह से शेप चेंज हो सकती है। जिससे हमने देखा टिकटॉक आया, उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब ने रील्स दे दी और हमने 15 से 20-25 सेकंड में ही जो करना है। तो इस तरह कुछ भी हो सकता है। फिर एक नया ट्रेंड इसके पैरेलल चल रहा है,
पॉडकास्ट 1.5 से 2 घंटे लोग बैठते हैं, बिल्कुल। बात पूरी सुनते हैं, देखते हैं। तो इसकी भी ऑडियंस मौजूद है, उसकी भी ऑडियंस मौजूद है। देखने वालों पे डिपेंड करता है कि वो क्या तो मेरा ये ख्याल है कुछ तब्दीलियों के साथ सोशल मीडिया ऊपर नीचे जैसे जैसे अब नई नई चीज़ें आ रही हैं, चेंज होती रहेंगी, लेकिन मीडिया अपने मुकाम पर है। आज भी जब कोई खबर इस तरह से चलती है तो गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में किसी भी चीज़ के हवाले से तो एक असर रखती है, अपना इम्पैक्ट आता है उसका। या सोशल मीडिया पे भी कोई चीज़ अगर ट्रैवल कर रही हो तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है अपनी जगह। सही है। और आपने क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में ट्रैवल भी किया है, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लर्न करते हैं। एंड बीइंग अ जर्नलिस्ट आप में एक ज़्यादा पोटेंशियल होता है रादर देन अ सिंपल एंड नॉर्मल पर्सन, कि आप कहीं पर भी जाते हैं आप हर चीज़ में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ढूंढते हैं। सो व्हाट यू हैव लर्नड, पाकिस्तान के अलावा आप दुनिया के जिन भी ममालिक में जाते हैं क्या सीखते हैं और सोचते हैं कि ये चीज़ें मैं पाकिस्तान में काश अगर ला सकता तो मैं ज़रूर लेकर आता। अच्छा ये है कि पाकिस्तान से बाहर जब जाएं तो शायद 1-2 मुल्क होंगे जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा आप इम्प्रेस नहीं होते। होता ये कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जब इस दुनिया से उस दुनिया में जाते हैं तो हमें लगता है यार हम काफ़ी साल पीछे आ गए हैं, यानी हम काफ़ी साल पीछे खड़े थे, ये कितने साल आगे चले गए हुए हैं। मिसाल के तौर पे मैं अभी किसी से बात कर रहा था कि कोरिया हम गए तो वहाँ पे कोरियन गवर्नमेंट ने हमारा वो पूरा बंदोबस्त किया कि हमें सैमसंग पूरा दिखाया कि कहाँ से शुरू हुआ था और क्या हुआ। फिर जापान जाने का मौका मिला इसी तरह। तो सीखते तो ये है कि यार ये लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या आदत हैं, नेचर क्या है इनकी, मेहनत करने की आदत कैसी है, ये सारी वहाँ पर है। और वहाँ पे हालात, यानी अगर मैं जापान की बात करूँ तो वहाँ पे उनके पास हमारी तरह जो कुदरती वसाइल हैं वो मौजूद नहीं हैं। हमारे पास गंदम है, कपास है, ये उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जी। तो वो लोग उनकी गाड़ियाँ पूरी दुनिया में जा रही हैं, उनकी कंपनीज जो है पूरी दुनिया में मारूफ हैं। इसी तरह मैं कोरिया की बात कर रहा हूँ। और तो हर मुल्क से आपको सीखने से मिलता है कि यार ये मुल्क कैसे आगे बढ़ा। अगर आप यूए की तरफ बढ़ें तो आप देख के हैरान हो जाते हैं कि यार यहाँ पे कभी सहरा हुआ करेगा और अब ये सहरा जो है ये बुलंदोबाला इमारतों में तब्दील हो चुका है। अच्छा दूसरी बात ये है कि मैं फिर कोशिश करता हूँ कि मुख्तलिफ इदारे विज़िट किए जाएँ और जो वहाँ से लर्निंग हो वापस आके मुझे कई चीज़ें सीखने को मिली और फिर मैंने कोशिश की कि आहिस्ता आहिस्ता हम उनको बिल्कुल उस तरह से तो इम्प्लीमेंट नहीं यहाँ पे कर पाते, लेकिन अच्छी आदत हम ले सकते, कुछ ना कुछ चेंज हम उसे अडॉप्ट कर लें और वो अच्छा चेंज हो। बिल्कुल अच्छे चेंज की वजह से डेफिनेटली बहुत सारी कौमें जो हैं आगे भी बढ़ती हैं। डेफिनेटली वही आदत है जिनकी वजह से वो कौमें भी किसी एक स्पेसिफिक मकाम पर पहुंची हैं। अच्छा बीइंग अ जर्नलिस्ट आप ऑब्वियसली हमेशा से एक तासुर रहा है कि जर्नलिस्ट की पे बहुत कम होती है, उनका गुजारा बहुत मुश्किल होता है। ये शुरू से एक बात रही है। अगर आप बिल्कुल आप स्ट्रेट अवे हक हलाल कमाई की तरफ जा रहे हैं तो बहुत कम पैसे होते हैं। तो जर्नलिस्ट को बीइंग अ जर्नलिस्ट अपने साथ कौन से ऐसे बिजनेसेस करने चाहिए जिससे उसका एक तो जो सेक्टर ऑफ जर्नलिज्म है वो भी सेफ एंड सिक्योर रहे, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो होम एंड फैमिली बिजनेस है वो भी सिक्योर रहे। अच्छा इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि आज से कुछ साल पहले तो ये जर्नलिस्ट का बिजनेस करना मायूब समझा जाता था और समझा जाता था कि यार ये जो जर्नलिस्ट अपने साथ बिजनेस कर रहा है कोई अच्छी बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट की ये राय थी कि जी आपकी जो नाम आपका बनता है या जो इज़्ज़त मिलती है तो आप उसको अपने तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये वो। अब मामला बदल चुके हैं। आज वही जर्नलिस्ट सर्वाइव कर रहा है जिसका साथ में कोई बिजनेस है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा वो काम कर रहा है। उसकी वजह ये है कि आपने दुरुस्त फरमाया कि जर्नलिस्ट की तनख्वाहें कम होती हैं। हमारे यहाँ लोग एंकर्स को देख के मुतासिर होते हैं। और मैं आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि मैं पिछले दिनों एक दोस्त के साथ बैठा डिस्कशन कर रहा था तो पाकिस्तान में शायद 10, 15, 20, 50 या 100 एंकर्स होंगे जिनकी तनख्वाह आप कह सकते हैं कि 4 लाख से लेके 30 लाख के दरमियान होगी। और ये 100 भी बहुत मैं कम ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे भी आप नीचे ले हैं, यानी ये 25, 30, 40 लोग। और ये वो लोग हैं जिनको हम टीवी पर देख रहे हैं और बहुत देर से ये लगे हुए हैं। शायद चंद एक लोग नए हों इसमें, उनको भी 10-12 साल हो चुके होंगे उन लोगों को भी। इससे पुराने तो 30 से 40 साल वाले हैं। अब अगर आप वुकला को देखें, किसी और को देख लें फील्ड को, तो वहाँ पे आपको इसकी रेशो ज़्यादा मिल जाएगी। इतना कमाने वाले जो मैंने आपको बताई ज़्यादा लोग होंगे, वो 200, 500, 1000, 2000 अफराद हो सकते हैं। यहाँ पर जो ज़्यादा कम्युनिटी है हमारी मेजॉरिटी, वो कम तनख्वाहें लेती है। और इस वक्त जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे थोड़ा सा या प्रिंट पे थोड़ा जवाल आया तो मज़ीद कट लगे। मतलब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हमारे
तकरीबन 25-30% लोगों की कट लगे, जो सैलरीज मौजूद थी उससे भी वो नीचे आ गए। तो अब हुआ ये कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन सैलरीज कम है। तो ऐसे में अब आप खुद, मैं बिज़नेस करता हूँ, कहीं पे अपना बिज़नेस भी ऑन करता हूँ और भी बिजनेसेस वगैरह में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, तो यानी मैं एक अच्छी सैलरी लेता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये सोचता रहता हूँ यार मुझे और क्या बिज़नेस करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट। उसकी वजह ये है कि इस यहाँ पे परमानेंट कोई जॉब नहीं है। यहाँ पर ये है कि टीवी की जो है वो रेटिंग के साथ जुड़ी हुई है। जब आपके शोज़ की रेटिंग अच्छी आती है तो आपकी नौकरी रहती है। बाज़ दफ़ा आपको इख्तलाफ कर लेते हैं सियासी, आप किसी सियासी नज़रियात के ख़िलाफ़ बोल देते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी नौकरी जा सकती है। इसलिए मैं आज के जर्नलिस्ट को तो ये कहता हूँ कि वो साथ में, एक तो ये कि वो मल्टी टैलेंटेड हो, वो उर्दू, इंग्लिश, दीगर मामलात में कर सके, वो कैमरा से लेके एडिटिंग से लेके चीज़ों में उसको आता हो, ताकि वो उससे एक सर्वाइव करे। दूसरी बात ये कि वो अपने साथ बिजनेस ज़रूर करे। बिजनेस चाहे वो छोटा सा कर ले, कहीं जगह पे इन्वेस्टमेंट कर ले और सीख के वो थोड़ा सा आगे बढ़े, लेकिन वो अपना काम ज़रूर करे। बिल्कुल, अपना काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बरकत भी ज़्यादा डेफिनेटली बिजनेस में ही होती है। अच्छा, अगर फ़र्क हो आपकी लाइफ का कोई एक वीकेस्ट पॉइंट अगर हम आपसे पूछें, दैट वन सर्टेन पॉइंट जब आपने गिव अप करने का सोचा हो, कि चाहे कोई बिजनेस है, जॉब है, यू वर लाइक कि अब जिंदगी में मुझे इससे आगे और कुछ नहीं करना, आई एम द मोस्ट डिसअपॉइंटेड पर्सन इन दिस वर्ल्ड, तो ऐसा कोई वाकया है तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। अच्छा, ऐसा हुआ कि जब मैं काम कर रहा था और प्रोडक्शन में और ये, तो ऐसा होता था कि रात के मुझे अक्सर बैठना पड़ता था और एक पूरा वो सीन ये था कि शो था वो पूरा रिकॉर्ड होता था, उससे पहले तैयारी होती थी, उसके बाद शो जो है इस्लामाबाद भेजना होता था, तो उसकी पूरी फीड लगती थी। तो वही शो जो आपने पहले रिकॉर्डिंग से पहले तैयार करवाया, फिर रिकॉर्ड करवाया, फिर रिकॉर्डिंग के बाद एडिटिंग में उसको देखा, यानी 3 मरतबा हो गया। चौथी मरतबा उसको भेजते हुए दोबारा देखा कि 1 घंटा जाएगा, उसे फीड देना कहते हैं। तो वो जब मैं देख रहा होता था ना, और रात के तकरीबन काफ़ी वक्त हो जाता था और सर्दियाँ होती थी, तो बाज़ दफ़ा मैं अपनी उस जॉब से ना बड़ा बोर हो गया। यानी पैसे तो मिल रहे थे लेकिन मुझे लगता था कि यार कुछ मुख्तलिफ नहीं है, यकसानियत है इस काम में, ये वो। तो उस वक्त मैं बहुत सोचता रहा कि यार मुझे क्या करना चाहिए। काम छोड़ने के बारे में तो नहीं सोचा, लेकिन ये सोचा कि यार कुछ मैं नया नहीं कर पा रहा। तो फिर वक्त बदला, यानी मुझे कहीं और मौका मिला और फिर ख़ुद भी सामने आया, फिर नए नए तजर्बे भी किए। लेकिन वो एक ऐसा टाइम था कि जब रात की सर्दियों में मुझे बैठ के वो काम ज़्यादा करना पड़ता था और फिर एक जैसा था काम, यकसानियत की वजह से मैं उससे तंग या बोर हो जाता था। लेकिन मैं अल्टीमेटली यही सोचा था कि मैंने काम तो जर्नलिज्म से रिलेटेड ही करना है, यही काम है, यही पैशन है। तो आपने वो वाला टाइम इस तरह से गुजारा कि बस अपने काम पर फोकस किया, काम पे फोकस किया और ये सोचा कि यार वक्त बदलेगा, यानी अगर मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम बदल जाएगा। और लोग जो हैं बहुत जल्दी ज़रा कर जाते हैं गिव अप। तो अगर आपका वही शौक है ना जो आप कर रहे हैं, वही पैशन है आपका, तो फिर थोड़ा वेट करें, वक्त बदलेगा। मैंने कई लोगों को देखा हूँ, मेरे पास मुझे याद है मैं एक चैनल में था, शो कर रहा था अपना, तो मेरे पास एक लड़का आया, कहता जी कि मैं न्यूज़ एंकर बनना चाहता हूँ और मैं बार बार इनके पास जाता हूँ, ये मुझे ऑन एयर नहीं कर रहे और ये वो ट्रेनिंग में था। तो मैंने उसे कहा यार तुम लगे रहो, वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पर से तुम्हारी डिमांड होगी, क्योंकि मुझे लगा उसके अंदर स्पार्क है वो। तो उसने कहा पता नहीं आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। 4 से 5 माह बाद ऐसा हुआ कि एक एंकर गया दूसरे चैनल में, वो एक ने रिज़ाइन कर दिया, ऐसा माहौल बना कि उन्होंने उसको ऑनर कर दिया और वही हर जगह पे नजर आना शुरू। तो मुझे उसने ट्रेनिंग तो उसी को की हुई थी। हाँ, तो मुझे उसने आगे कहा कि आपको कैसे पता था? मैं पता क्या, यही सर्कल है, यहाँ से लोगों ने, हाँ, कि लोगों ने आगे पीछे ऊपर नीचे होना है, सब ने एक ही जगह पर कायम नहीं रहना। जो आज से 10 साल पहले पाकिस्तानी मीडिया की शनाख्त हुआ करते थे, वो लोग देखें कि उनका अपना टाइम गुजर गया और अब चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है ना। ये भी चेंज हो गए, चैनल्स भी चेंज हुए, लोगों के चेहरे भी बदल गए। तो आपको क्या करना है कि आप जहाँ पे भी हैं ना, इतनी जल्दी गिव अप ना करें और stay happy and contented। जिंदगी है, कभी नशेबो फराज आते रहते हैं। हाँ जी, इसी तरह से। अच्छा, 5th पिलर ग्रुप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 5th पिलर जो है, मुझे मदारी साहब और जो भट्ट साहब हैं, आबिद भट्ट साहब, उनकी वजह से पता चला कि एक दिन पता चला कि ये कुछ नया करने वाले हैं और हमें बुलाया गया। हम कुछ जर्नलिस्ट मौजूद थे, तो वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि हम पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी हालात है उनको ठीक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ पर सभी आ जाएं और पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उनको बेहतर करने के लिए
प्रैक्टिकली कुछ करें। यहाँ पर बातें तो बहुत सी होती हैं, और फिर उसके वक्त के साथ साथ मैंने ये कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा होगा, फिर मुख्तलिफ इवेंट्स इनके अटेंड किए। मुझे ये लगता है कि ये वो लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान को कहीं आगे लेके जाना चाहते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। कोई पता नहीं किस दिन कुछ ऐसा प्लान करें कि पाकिस्तान वाकई इन क्राइसिस से बाहर आए। इस वक्त पाकिस्तान का मसला मईशत है, बाकी मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है। तो अगर कुछ लोग जिनके जो खुशहाल हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर चुके हैं, और वो लोग सिर्फ इस जज्बे के तहत कि पाकिस्तान के मसले हल किए जाएं वो मिल बैठें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इसीलिए मुझे ये फिफ्थ पिलर वाले अच्छे लगते हैं कि यार चलें, अपने कारोबार में तो ये लोग ग्रो कर गए हैं, अब ये चाहते हैं पाकिस्तान ग्रो करे। बिल्कुल, अगर मिलकर हम, जो हमारा फिफ्थ पिलर ग्रुप है, अगर वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई भी तरक्याती काम करता है तो डेफिनेटली एक तो बिजनेस के बहुत सारे मैटर्स भी रिजॉल्व हो जाते हैं, एंड ऑल्सो आपको ये भी पता होता है कि हमारी जो मैशियत है उसके लिए हम मिलकर काम करें, एंड इट इज़ डेफिनेटली वेरी फ्रूटफुल। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है आपके साथ फ़रूख, बहुत अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंसेस को जानकर। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगी कोई आपका पसंदीदा शेर होगा जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज़ करें। पसंदीदा शेर, अब शेर तो कई पसंद हैं, इस वक्त कुछ के मुताबिक। वो कल रात ही मैंने कहीं पे जाना था तो मुझे फ़ोन आया कि आप आए नहीं। तो मैं कहीं पे इंतज़ार कर रहा था। तो मैंने फिर अब्बास साहब का एक शेर है उस सिचुएशन पे, तो वो ऐसे सुना देता हूँ कि इंतज़ार के लम्हे जब पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि ये शेर क्यों सुनाया, तो मैंने कहा कि मैं आपको ये बताऊं कि इंतज़ार जो है ना किसी भी कैफियत में बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। तो वो ऐसे ही लगता है। उन्होंने कहा इसकी क्या मतलब, मैंने कहा इसका मतलब ये है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अंदर बैठा हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ ना, तो बाहर से कोई गुजर है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे वो दिल पे कहीं पे वो चल रहे हैं, उनकी चाप सुनाई दे रही है मुझे ये वो। तो बस इस तरह से है, बाज़ दफ़ा आपको अपनी कैफियत शेर के ज़रिए ही बयान करना पड़ती है। बिल्कुल, और शेर ज़्यादा बेहतर तरीके से बयान कर देता। बाज़ दफ़ा आप वो बातें गुफ्तगू में अपनी नहीं कह पाते जो आप अपनी शेर के जरिए कह सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़रूख, आप हमारे शो पर आए, आपने अपनी इंसाइटफुल थॉट्स हमारे व्यूअर्स के साथ। आपका शुक्रिया जनाब, आपने ये किया है, और फिफ्थ पिलर और आप जिस तरह से मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो मेरी अपनी एक तमन्ना है आपके साथ है। Thank you so much, and a lot of viewers might be waiting for such amazing interviews। और आज की पॉडकास्ट आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी, और आज की पॉडकास्ट से तो मैं इजाज़त लूँगी, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। पीपल्स पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर से जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए आपका और हम सबका अल्लाह ने के पान।